नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश भोसले फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं डी-फार्म सेकंड ईयर में फार्मेसी एक्ट 1948 में फार्मेसी एक्ट 1948 में डिफरेंस बिटवीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। सो लेट्स स्टार्ट। तो ध्यान में रखना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज सेक्शन 19 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज प्रोवाइड फॉर कंपोजिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन जो है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसकी स्थापना जो है वो सेक्शन 19 के तहत की जाती है। और उसका कंपोजिशन मतलब उसमें इलेक्टेड नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो जो मेंबर रहते हैं वो भी सेक्शन 19 के तहत ही वहाँ पे दिया गया है। ध्यान में रखना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों भी सेक्शन 19 में दिए गए फार्मेसी एक्ट 1948 के। वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्शन 20 में दिया गया है और उसका कंपोजिशन जो है वो सेक्शन 21 में दिया गया है। ध्यान में रखना, इन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल सेक्शन 20 ऑफ फार्मेसी एक्ट इज प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 21 फॉर कंपोजिशन। तो ये डिफरेंस मेजर सेक्शन ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। सो नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर। तो दोनों में भी इलेक्टेड मेंबर रहेंगे, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी। तो ध्यान में रखना, इलेक्टेड जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 मेंबर आर इलेक्टेड अमॉन्ग देमसेल्फ फ्रॉम बाय द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट। मतलब 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का इलेक्शन द्वारा चयन किया जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, और 1 मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से आएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या है, तो 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का चयन होगा ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट से इलेक्शन द्वारा। मतलब 3 से 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का चयन होगा इलेक्शन द्वारा हर राज्य जो सम्मिलित हुआ है जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे इलेक्टेड में 6 मेंबर है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 3 से 5 मेंबर है। ये डिफरेंस ध्यान में रखना। देन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट से 1 मेंबर का चयन इलेक्शन द्वारा करके स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे भेजा जाएगा। वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी में काउंसिल में आपको क्या करना है, सिर्फ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट इतना लगाना है। मतलब हर राज्य के मेडिकल काउंसिल से एक मेंबर का इलेक्शन करके वो भेजेंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। तो यह है इलेक्टेड मेंबर दोनों में से। देन नॉमिनेटेड मेंबर मतलब क्या, जिनका नॉमिनेशन करता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली उनकी अपॉइंटमेंट करता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे। तो ऐसे कौन कौन से मेंबर है नॉमिनेटेड में, देखो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 मेंबर का चयन किया जाता है। 5 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हुम एटलीस्ट 3 शुड possesses डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ध्यान में रखना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 मेंबर का चयन किया जाएगा, 5 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा, और उसमें से 3 लोगों के पास में डिग्री और डिप्लोमा फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का रहना जरूरी है, या फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने जरूरी है। ये चीज ध्यान में रखना कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 5 मेंबर का नॉमिनेशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 5 लोगों को नॉमिनेट करती है स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे, और उनमें से कम 3 लोगों के पास में फार्मेसी का डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने जरूरी है। वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या है, तो 2 से 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे हर पार्टिसिपेटिंग स्टेट से। ध्यान में रखना कि जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 2 to 4 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ हुम एटलीस्ट हाफ possesses डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और शुड बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो 2 से 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में हर पार्टिसिपेटिंग स्टेट द्वारा। उनमें से कम आधे लोगों के पास में फार्मेसी के डिग्री या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने जरूरी है। ये जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ध्यान में रखना। देन एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या रहते हैं कि जो कोई मतलब एक पोजीशन रहती है, एक पद रहता है कि उस पद पे जाने के बाद में वो ऑटोमेटिकली स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। जैसे कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर जो रहता है राज्य का, वो ऑटोमेटिकली स्टेट फार्मेसी काउंसिल का सदस्य बन जाता है। तो ध्यान में रखना, एक्स ऑफिशियो मेंबर में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में देखो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट जो है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। उसके अलावा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर इंचार्ज रहता है वो भी एक ऑफिशियो मेंबर बन जाता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। और गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो हर राज्य में जो लैब रहती है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी,
तो वो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी का में जो गवर्नमेंट एनालिस्ट रहता है उसको वो एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। और वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में क्या करना है आपको कि ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट से, मतलब क्या, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा। वही ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट वो एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। और गवर्नमेंट एनालिस्ट फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ये एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। तो इस तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है और उसका कंपोजिशन मतलब उसमें स्टेट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर का चयन किया जाता है। वही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी सेक्शन 20 के तहत उनका गठन होता है और सेक्शन 21 में उनका कंपोजिशन दिया गया है। तो उसमें सारे इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर नियुक्त की जाते हैं। उसके बाद में ये इसमें से दोनों भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में से दोनों में भी एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नियुक्ति किया जाएगा। ध्यान में रखना, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं उनमें से एक की एज ए प्रेसिडेंट और एक की एज ए वाइस प्रेसिडेंट नियुक्ति की जाएगी। वैसे ही जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो सभी मेंबर में से, और उनका कार्यकाल जो रहता है वो 5 साल का रहता है। और अगर जो बाकी मेंबर जो है उनका भी कार्यकाल 5 साल का रहेगा। अगर कोई मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर या फिर इलेक्टेड मेंबर अपना राजीनामा देता है, मतलब उनका रेजिग्नेशन देता है, तो वो रेजिग्नेशन के बाद में जो जगह खाली बनती है वहाँ उस जगह पे फिर से नॉमिनेशन या फिर इलेक्शन लेके वो पद रिमेनिंग टर्म के लिए भरा जाता है। ध्यान में रखना। और अगर कोई लगातार 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग के लिए विदाउट सफिशिएंट रीजन एब्सेंट रहता है, मतलब कोई भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड मेंबर लगातार 3 मीटिंग को एब्सेंट रहता है विदाउट एनी रीजन, तो वो व्यक्ति या फिर वो नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर अपनी सीट खाली कर रहा है ऐसा माना जाता है और उसको पद से निकाला जाता है। और उसके जगह पे रिमेनिंग टर्म के लिए, मतलब 2 साल जितना भी टर्म उस पद का वो मेंबर का बचा था उस टर्म के लिए बाकी इसमें से इलेक्शन या फिर नॉमिनेशन करके वो पद भरा जाता है। तो इस तरह से स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कंस्टिट्यूशन और कंपोजिशन होता है। उसमें से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनमें से ही नियुक्ति किए जाते हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल रहता है और वो एनी टाइम रिजाइन कर सकते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और उनका कार्यकाल 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद में फिर से री इलेक्शन के लिए भी वो एलिजिबल रहते। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी है अगर इंडिविजुअली अगर पूछा जाता है तो। सो आई होप सो ये डिफरेंस आपकी समझ में आया। देन नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी हमने उसका गठन किया, उसकी स्थापना की, तो किस लिए की? सी फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट। तो जितने भी स्टूडेंट फार्मेसी में मतलब डी फार्म, बी फार्म कर रहे हैं या फिर फार्म डी कर रहे हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन मुहैया कराना। तो उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल का या फिर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होता है, उनकी स्थापना होती है। उसके बाद सेकंड है प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाना और उसको मेंटेन करना, ये भी काम रहता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। उसके बाद में फिक्स द रेट ऑफ रिन्यूमरेशन एंड अलाउंसेस टू इट्स ऑफिसर। तो जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के ऑफिसर रहेंगे, रजिस्ट्रार रहेंगे, उनके रिन्यूमरेशन, उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस डिसाइड करने का अधिकार स्टेट फार्मेसी काउंसिल को है। टू अपॉइंट इंस्पेक्टर टू, मतलब क्या, ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करना, किस लिए? टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस वेयर ड्रग आर डिस्पेंस। तो जो प्रीमाइसेस में ड्रग डिस्पेंस किए जाते हैं, मतलब जो मेडिकल शॉप है ना वहाँ पे अभी ड्रग डिस्पेंस किए जाते हैं, तो उनका इंस्पेक्शन के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करना। इसके अलावा इंक्वायर वेदर डिस्पेंसिंग इज कैरिड आउट बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट। तो रजिस्टर्ड जो फार्मेसी में डिस्पेंसिंग हो रही है वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट द्वारा हो रही है या नहीं, ये चेक कराना ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा। उसके बाद में टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट मेड टू हिम इन राइटिंग। तो किसी ने भी अगर उनको राइटिंग में कंप्लेंट की है तो वो कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करना, ये ड्रग इंस्पेक्टर का काम रहता है। और ये ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने का काम स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है, ध्यान में रखना। इसके अलावा डिसाइड द मोड ऑफ इलेक्शन। तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो इलेक्शन वगैरह होते हैं तो वो किस तरह से लेने हैं, कंडक्ट करने हैं, ये डिसाइड करने का अधिकार भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को रेस्पेक्टिवली रहता है। देन नेक्स्ट है
ड्रग इंस्पेक्टर, अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल देखा हमने तो वो ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर रहता क्या है? सी, ए स्टेट काउंसिल विथ प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट sufficient number of inspector having prescribed qualification. Every inspector shall deem to be a public servant within meaning of section 21 of IPC. तो ध्यान में रखना, ड्रग इंस्पेक्टर जो है उसकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बाद स्टेट काउंसिल कर सकता है सफिशिएंट क्वांटिटी में, और उसके पास जिसके पास में प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है। और ये जो ड्रग इंस्पेक्टर रहता है ये पब्लिक सर्वेंट रहता है आईपीसी की सेक्शन 21 के तहत। ध्यान में रखना, आईपीसी की धारा 21 के तहत ड्रग इंस्पेक्टर ये पब्लिक सर्वेंट रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसकी अपॉइंटमेंट करती है, स्टेट काउंसिल उसका अपॉइंटमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में। अब इसकी पावर क्या रहेगी? पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो क्या करता है ड्रग इंस्पेक्टर? एंड इंस्पेक्टर में इंस्पेक्ट एनी प्रीमाइसेस वेयर ड्रग आर कंपाउंडेड एंड डिस्पेंसेस। तो जो भी प्रीमाइसेस में ड्रग कंपाउंडिंग किए जा रहे हैं और डिस्पेंस किए जाएंगे, कंपाउंडिंग मतलब क्या? बनाना। तो जिस भी प्रीमाइसेस में ड्रग बनाए जा रहे हैं या फिर डिस्पेंस किया जाएगा किए जा रहे हैं, वो सभी प्रीमाइसेस इंस्पेक्ट करना, मतलब उनका इंस्पेक्शन करना। देन इंक्वायर वेदर ए पर्सन हु इज इंगेज इन द कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट। तो जो भी पर्सन कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग में वहाँ पे हाजिर है तो वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं, ये देखना, ये काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का। उसके अलावा इंस्पेक्ट एनी कंप्लेंट मेड इन राइटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कोई अगर किसी कानून का, मतलब फार्मेसी एक्ट से लेके किसी भी फार्मास्यूटिकल कानून का, मतलब फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का अगर उल्लंघन करता है, किसी भी कानून का अगर उल्लंघन करता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, और जो कंप्लेंट हुए उनको राइटिंग में उनका इंस्पेक्शन करके वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेज देना, ये काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का। देन इंस्टीट्यूशन प्रोसिक्यूशन अंडर द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द स्टेट काउंसिल। तो स्टेट जो भी काम एग्जीक्यूटिव कमिटी ने ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर भेजे है उनको एग्जीक्यूट करना। मतलब क्या? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर में क्या किया जाता है? एग्जीक्यूटिव कमिटी का गठन होता है, और एग्जीक्यूटिव कमिटी क्या करती है? जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के जो काम है वो उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये जो ड्रग इंस्पेक्टर रहता है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी के अंडर में ही काम करता है, ध्यान में रखना। देन एक्सरसाइज सच अदर पावर में बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू सम प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो अदर नेसेसरी पावर जो ये कानून के तहत ड्रग इंस्पेक्टर को मिली हुई है उसका एक्सरसाइज करना, मतलब वो निभाना, और जो भी प्रीमाइसेस है जहाँ पे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग होती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंस्पेक्ट करना, और उसके जो रिपोर्ट है राइटिंग में स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, ये काम रहता है ड्रग इंस्पेक्टर का। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट फार्मेसी। हमने उसमें उसका स्टेट फार्मेसी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन दोनों देखा। उसमें उसके बाद में हमने देखा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए जाते हैं 5 साल के लिए। उनका कार्यकाल जो रहता है वो 5 साल का रहता है। उनमें से वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा देके रिटायर हो सकते हैं और री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। बाकी मेंबर का भी 5 साल का कार्यकाल रहता है, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। लेकिन उसमें से कोई अगर रिजिग्नेशन देता है तो रिमेनिंग टर्म के लिए वो जगह फिलअप की जाती है री इलेक्शन या फिर री नॉमिनेशन करके। या फिर कोई सदस्य इलेक्टेड या फिर नॉमिनेटेड सदस्य 3 लगातार कंसेक्यूटिव मीटिंग को अब्सेंट है विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, तो वो अपनी सीट वैकेट कर रहा है ऐसा समझा जाता है और उसको पद से निकाला जाता है। ये भी उसमें आपको लिखना है। उसके बाद में हमने देखा फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और ड्रग इंस्पेक्टर क्या रहता है जिसका अपन जो पब्लिक सर्वेंट रहता है आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत, और उसके पावर देखे। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप सो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।